friends, this is Parneet. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss one important, I must say one extremely important aspect of our IELTS, especially of IELTS writing, which is marking criteria. Yes students, marking criteria IELTS की writing में जब हम अपना पेपर परफॉर्म करते हैं, चाहे वो टास्क 1 है चाहे टास्क 2, ठीक है, स्पेशली विल टॉक अबाउट द टास्क 2 टुडे। जब हम टास्क 2 को परफॉर्म करते हैं, वेदर दे आर एकेडमिक स्टूडेंट्स और जीटी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है, देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मार्किंग क्राइटेरिया। जो भी हम राइट डाउन करके आ रहे हैं वहाँ पे, जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं राइटिंग में, वो जज उसके मार्क्स किस बेसिस पे आएंगे, हम में से किसी को ये पता ही नहीं होता। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम स्टार्ट करते हैं, हम कमेंट्स करते हैं पढ़ना, है ना, अपना आइल्स एग्जाम देने से पहले, तो हम एज सच हम क्या करते हैं, हम या तो कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं या फिर ऑनलाइन हम स्टार्ट कर देते हैं। हम एज सच स्टार्ट कर देते हैं अपना आइल्स का प्रिपेयर करना फॉर द राइटिंग विदाउट नोइंग कि मार्किंग किस बेसिस पे हो रही है, मैंने लिखना क्या क्या है, व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स जो मेरे जज होने वाले हैं, जिनके बेसिस पे मुझे एग्जामिनर्स मार्क्स बैंड्स देने वाले हैं। क्लियर? सो टुडे आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मार्किंग क्राइटेरिया। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो राइटिंग का मार्किंग क्राइटेरिया है, आज हम बात करेंगे टास्क 2 की। मार्किंग क्राइटेरिया स्पीकिंग टास्क 1 में भी सेम होता है, लेकिन हम टास्क 2 की बात करेंगे, उन बाकियों की बात हम बाद में करेंगे इन माय अपकमिंग वीडियोस। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो मार्किंग होती है जब हम टास्क 2 परफॉर्म करके आते हैं, वो होती है 4 सेक्शंस में डिवाइड, जिसके बेसिस पे हमें बैंड्स मिलते हैं। फाइन। फर्स्ट इज टास्क रिस्पॉन्स, सेकेंड इज कोहेरेंस एंड कोहेजन, third one is lexical resource and fourth is grammatical range and accuracy. Fine. Now you all are aware कि जो हमारा बैंड स्कोर आता है वो कितने में से आता है? It is from 9 बैंड। क्लियर है? 6, 6.5, 5, 7, 7.5 आउट ऑफ 9। अब ये 9 बैंड्स वो कैसे डिसाइड करते हैं कि बच्चे के 9 बैंड आए हैं इन राइटिंग? क्लियर है? तो उन्होंने ये 4 क्राइटेरिया को 9 ईच में डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो एक एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो आपको बैंड स्कोर देते हैं, एंड में वो उसका एवरेज निकालते हैं, विच इज योर फाइनल स्कोर। फाइन। सपोज टास्क रिस्पॉन्स में आपको मिला 7, कोहेरेंस एंड कोहेजन में आपको मिला 7, लेक्सिकल रिसोर्स में 7, ग्रामर में 7, तो आपका टोटल स्कोर कितना है राइटिंग में? 7। क्लियर? लेकिन अगर किसी एक में वो 6.5 रह गया, सपोज 7, 7, 6.5, 7, then your final score would be 6.5 instead of 7। 7 लेने के लिए फिर आपको किसी और क्राइटेरिया में 8 लेने होंगे। क्लियर है? सो ऑन दिस बेसिस योर मार्क्स, योर बैंड स्कोर इज रिड्यूस। वो ऐसे उसको निकालते हैं, ऐसे उसका एवरेज निकालते हैं, जो आपका फाइनल बैंड स्कोर निकल के आता है। क्लियर है? सो अभी बहुत इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरत है। इट्स नीड ऑफ एन आर्ट। क्या समझना कि मुझे ये क्राइटेरिया का ध्यान रखना है व्हाइल राइटिंग माई एसे। ये सारी चीजें मेरे एसे में हैं, सो डैट मैं अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर पाऊं। क्या मैं इनमें से किसी भी पॉइंट को लैक तो नहीं कर रहा वहां पे, जिसकी वजह से मैं बार बार पेपर दे रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे बैंड्स नहीं आ रहे? क्लियर है? तो इनको अच्छे से समझिए, सोचिए इनमें बीच में क्या क्या आपको वहां पे डाल के आना है। इन कंसेप्ट को, ये पूरे के पूरे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, सो डैट जब भी आप अपीयर करें अपने फाइनल एग्जाम के लिए, आपको आए अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर। क्लियर है? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एंड द फर्स्ट क्राइटेरिया व्हिच इज टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स मीन्स, वैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, जो टाइटल आया है, जो एसे की मेन हेडिंग आई है, उसको रिस्पॉन्स करना। टास्क रिस्पॉन्स में फर्दर किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, सो डैट अगर आप 7 के लिए कंपीट कर रहे हैं तो आप 7 ही लेके जाएं। 7.5 के लिए कंपीट कर रहे हैं, वो 7.5 आए, 7 ना रह जाए। क्लियर?
तो इस क्राइटेरिया में सबसे पहले यू हैव टू आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, लेकिन आप एग्जाम में जल्दी जल्दी में ओनली मेरिट्स को ही एक्सप्लेन करके आ गए, डीमेरिट्स को किया ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, आपने बोथ व्यूज तो डिस्कस कर दिए लेकिन अपना ओपिनियन दिया ही नहीं। आपने सोचा मैंने बोथ व्यूज डिस्कस कर दिए, मेरा ओपिनियन एग्जामिनर खुद ही समझ लेगा। फाइन, नो, इट्स रॉन्ग। आपको सारे का सारा क्वेश्चन जो भी हेडिंग में पूछा है वो अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है, पूरे का पूरा आंसर करना है। सो यू हैव टू आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? ओके। सेकेंड इज प्रेजेंट क्लियर ओपिनियन थ्रू आउट द एसे। जो भी आप ऐसे में बात कर रहे हैं, वेदर इज योर इंट्रोडक्शन, BP1, BP2 और योर कंक्लूजन, उसमें आपका एक क्लियर कट ओपिनियन होना चाहिए थ्रू आउट ऐसे। थ्रू आउट मीन्स पूरे के पूरे ऐसे में, ये नहीं कि इंट्रोडक्शन एंड BP1 तो आपने बहुत अच्छे से लिख दिया, एग्जामिनर को फुल फ्लैश समझ आ रहा है, लेकिन BP2 तक आते आते क्या हुआ, आपने अपना मेन आइडिया आपने दे दिया लेकिन उसको सपोर्ट नहीं किया, आपने एक्सटेंड नहीं किया, उसकी एग्जाम्पल नहीं दी, है ना। क्लियर कट ओपिनियन, अगर आपने एक बात स्टार्ट कर ली वो एंड तक बात समझ आनी चाहिए एग्जामिनर को। ये नहीं कि स्टार्टिंग में आपने कुछ और लिखा, फिर आप पहले एग्री कर रहे हैं एक ही पॉइंट में, फिर आपने उसी पॉइंट में डिसएग्री का भी पॉइंट दे दिया। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। योर ओपिनियन शुड बी क्लियर थ्रू आउट द एसे। क्लियर? नाउ सी इज, मैंने पहले भी बताया था जब हमने किया था क्या फॉर्मेट, जब मैंने आपको डिस्कस किया था ऐसे का, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो, तभी क्लियर होंगे आपको ये वाले एस्पेक्ट्स। क्लियर है? मैंने आपको बताया था जब हम BP1 स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रेजेंट आवर मेन आइडिया, बात किस चीज की कर रहे हैं, है ना। देन उसका सपोर्टिंग आइडिया देना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे अगर मैं डिस्कस करूं, आपको टॉपिक आया कि आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट विलिंग टू बिकम टीचर्स, टीचर्स उनको नहीं बनना या डॉक्टर्स उनको नहीं बनना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट मेन क्या हो सकता है टीचर्स का, कि उनकी सैलरी कम है एज कंपेयर टू द अदर प्रोफेशनल्स। तो सैलरी तो हमारा मेन आइडिया हो गया ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या डालेंगे, अपना सपोर्टिंग आइडिया, मीन्स हम उसको अच्छे से एक्सटेंड करेंगे, हम आगे बताएंगे कि उनकी सैलरी क्यों कम मिल रही है उनको। क्लियर है? तो हम उसको अच्छे से एक्सटेंड करेंगे विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको वहां पे प्रोवाइड करके आनी है, इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड करनी है वहां पे। देन एंड में क्या करना है, आपको उसको कंक्लूड करना है, एंडिंग करनी है उसी पैराग्राफ की। कैसे बताया था ना, एंडिंग वाले कौन से हम लिंकिंग वर्ड्स कनेक्टर्स यूज करेंगे, दस, हैंसफोर्थ, देयरफॉर, सो, इनको लगा के। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं आपके टास्क रिस्पॉन्स में। फाइन, you should answer all the parts, your opinion should be clear throughout the essay, and first of all give your main idea, then support it, then provide extension and examples, and end में ending कीजिए, conclude कीजिए उसको। ऐसे ही BP1 करना है, ऐसे ही BP2 करना है। Clear? Okay. Next criteria is coherence and cohesion. अब कोहेरेंस एंड कोहेजन में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी है, उनको पता ही नहीं है ये होता क्या है, उनको पता ही नहीं है व्हाट इज कोहेरेंस एंड व्हाट इज कोहेजन। कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस होता है एक लाइन, जो भी मैंने एक सेंटेंस लिखा उसको दूसरे के साथ जोड़ना, उनका तालमेल बिठाना, उनको लिंक करना, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस। क्लियर है? किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस कौन से होते हैं? हमारे फ्रेजेस, ट्रांजिशनल फ्रेजेस, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, ये सारे आते हैं हमारे कोहेसिव डिवाइसेस में। तो इनका यूज आपको ऐसे में अच्छे से करना है। देखिए इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफिंग लॉजिकली। यस, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है, वो करते भी हैं, लेकिन माइंड में नहीं हम करते। ठीक है, कैसे आपको पता होना चाहिए पैराग्राफिंग लॉजिकली का मीनिंग क्या है। सपोज दिस इज योर आंसर शीट, है ना, हम वहां पे लिख के आते हैं 4 पैराग्राफ्स। पहले हमने लिखी इंट्रोडक्शन, देन हमने अपना लिखा BP1, देन BP2 एंड एंड में हमने क्या दिया, कंक्लूजन। ठीक है, तो ये क्या है, लॉजिकल है। इंट्रोडक्शन में अगर मैंने 5-6 लाइंस लिखी है, मैं कंक्लूजन में भी 5 to 6 लाइंस लिख के आऊंगा वहां पे, है ना।
अगर मैंने BP1 में 15 to 17 लाइंस लिखी हैं तो यहाँ पे भी मैं 15 to 16 या 17 लाइंस लिख के आऊंगा। ये नहीं कि मैंने BP1 में तो 20-25 लाइंस लिख दी, लेकिन BP2 को मैंने बना दिया सिर्फ और सिर्फ 10 to 11 लाइंस का। ऑर्गेनाइज करना है उसको, स्ट्रक्चर को, लॉजिकल होना चाहिए वो। क्लियर है? ये नहीं मेरी इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैंने BP1 यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर BP2 यहाँ से स्टार्ट कर दिया। नो, इट शुड नॉट लाइक दिस। क्लियर है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे माइंड में नहीं होता, हम अवेयर नहीं होते। ठीक है? आपको परफॉर्म करते टाइम, पेन डाउन करते टाइम अपने ऐसे इन चीजों का भी ध्यान रखना है, बिकॉज दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स, बट काम बहुत आएंगी। क्लियर? पैराग्राफिंग लॉजिकली करेक्ट करनी है आपको। क्लियर हो गया कैसे करनी है? यूज कोहेसिव डिवाइसेस इफेक्टिवली। जो कोहेसिव डिवाइसेस हैं, कौन से? जो लिंक करेंगे उनको, कंजंक्शंस वगैरह होंगे, ट्रांजिशनल फ्रेजेस, प्रोनाउंस, उनको इफेक्टिवली यूज कीजिए। ये नहीं कि गलत तरीके से आप उनका यूसेज कर रहे हैं। अब कोहेसिव डिवाइसेस की लिस्ट, कोहेरेंस कैसे करनी है, इनकी मैं अलग से कनेक्टर्स की लिस्ट आई विल प्रोवाइड टू यू गाइस, बट इन माय अपकमिंग वीडियोस, सो दैट उससे हेल्प लेके आप क्या कर सके, एज सच उनको लर्न करके अपने एसे में इम्पार्ट कर सके। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज कोहेशन शुड नॉट बी फॉल्टी और मैकेनिकल। कोहेशन है जब आप लिंक करेंगे एक को दूसरे से, वो फॉल्टी और मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्टी? फॉल्टी मीन्स आपने वाइल भी यूज किया, बट भी यूज किया। यूज आपने दोनों लिंकर्स, दोनों कनेक्टर्स कर दिए, लेकिन यूसेज कर दी उसकी गलत, आपको यूज करना नहीं आया। व्हाट इज मैकेनिकल? सपोज यू आर राइटिंग योर BP2 और BP1, स्टार्ट किया आपने फर्स्टली, और फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी लिखा, देन सेकेंडली, देन thirdly, then hence, है ना? अब अगर मैं देखूं, आपने क्या किया, आपने लाइन को स्टार्ट करने से पहले कनेक्टर्स भी अच्छे से लगा दिए, है ना? आपने उसको एंड भी कर दिया, कंक्लूड भी कर दिया, लेकिन ये क्या है, ये गलत नहीं है, लेकिन आपका अच्छा बैंड स्कोर नहीं आएगा। आपको 7, 6.5 इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आप 5 पे ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपने बहुत सिंपल उसको लिख दिया, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बना दिए, है ना? उसमें आपने कोई बीच में लिंकर्स नहीं यूज किए, बीच में कोई कोहेसिव डिवाइसेस नहीं यूज किए। क्लियर? तो इस तरीके से भी आपको परफॉर्म नहीं करना, जिनकी रिक्वायरमेंट किसकी है, 7 की। मोस्टली किसको? GT स्टूडेंट्स को ध्यान देना है इस चीज के ऊपर। योर कोहेशन शुड नॉट बी मैकेनिकल और फॉल्टी। क्लियर है? मैकेनिकल का मीनिंग क्या होता है? ये मैकेनिकल मीन्स हमने खुद ही की है ये गलती, हमें पता है ऐसे नहीं करना, फिर भी मैंने कर दिया। फाइन, ओके। देन इज यूज क्लियर रेफरेंसिंग। अब जब भी आपको रेफरेंसिंग देनी है, रेफरेंसिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? लाइक दिस, दीज, दे, देम, इट, देन, दोज, ये होते हैं। ठीक है? तो जब भी आपको रेफरेंसिंग देनी है, यू ऑट टू बी अवेयर अबाउट द अनकाउंटेबल एंड द काउंटेबल। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मैंने दिस यूज करना है, कहाँ पे मैंने दीज यूज करना है। फाइन, कहाँ पे मैंने देन यूज करना है, कहाँ पे मैंने देन यूज करना है, कहाँ पे मैंने दोज यूज करना है, कहाँ पे दीज, कहाँ पे दे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं जब आपकी मार्किंग होती है ऐसे की। फाइन स्टूडेंट्स, लास्ट इज अवॉइड रेपिटेशन। अब ये तो मैं पहले से ही आपको बताती आ रही हूं कि रेपिटेशन नहीं करनी, वेदर इट इज योर राइटिंग और स्पीकिंग। क्लियर है? सपोज एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर आपको ऐसे आया, आप लिख रहे हो इंट्रोडक्शन, यू आर राइटिंग इंट्रोडक्शन, आपने स्टार्ट किया एडवर्टीजमेंट से, है ना? लाइन खत्म होगी, यहां से फिर आपने एडवर्टीजमेंट वर्ड डाल दिया, बीच में फिर एडवर्टीजमेंट आ गया, जब थीसिस दिया फिर एडवर्टीजमेंट आ गया। तो इंट्रोडक्शन में आपने कितनी बार एडवर्टीजमेंट यूज कर लिया भाई? 1 2 3 4। क्या बैंड स्कोर आएगा? कोहेरेंस एंड कोहेजन में 5 पे ही रह जाओगे। ठीक है? तो इसलिए रेपिटेशन नहीं करनी। तो यहाँ पे क्या काम आएगा आपका? सिनोनिम्स, पावर वर्ड्स, योर वोकेबुलरी। यस, जाइए और वोकेबुलरी की वीडियोस वॉच कीजिए, जिसमें मैंने आपको सिंपल बट कॉमन वर्ड्स, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स की वोकेबुलरी प्रोवाइड की हुई है। क्लियर? तो आपको रेपिटेशन को अवॉइड करना है। आपको कौन सा फंडा फॉलो करना है? सपोज अगर आपको एडवर्टीजमेंट यूज करना पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे?
इंट्रोडक्शन में यूज किया तो इंट्रोडक्शन में उसको एक ही बार यूज करेंगे, नो मोर देन वंस इन पर पैरा, ठीक है। और अगर एडवर्टीजमेंट बार बार यूज तो हो गई, पूरे के पूरे ऐसे में आप इसको 3 to 4 टाइम्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ में आप एक ही बार यूज करेंगे, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हो, कमर्शियल्स यूज कर सकते हो, एड्स यूज कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करोगे, अगर आपको आएंगे क्या सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, पावर वर्ड्स के ऊपर आप वर्क करोगे। मैंने समझाया था ना, सेपरेट नोटबुक बनाइए, उसके ऊपर अपने अलग से वोकैबुलरी लिखिए, उसको लर्न कीजिए। क्लियर? सो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू शुड नो इन कोहेरेंस एंड कोहेजन? फर्स्ट इज पैराग्राफिंग लॉजिकली, यूज कोहेसिव डिवाइसेस इफेक्टिवली, cohesion should not be faulty or mechanical, then use clear referencing, countable uncountable का आपको पता होना चाहिए, and there should be no repetition. Clear? Okay. Third one is lexical resource. Now what is lexical resource? It's your vocabulary. Use sufficient range of vocabulary. Sufficient range of vocabulary किन students के लिए जिनका desired band score है 7. अगर आपका 7.58 है then you have to use wide range of vocabulary. क्लियर है? वो मैंने आपको क्लियर किया। एक वर्ड के आपको सिनोनिम्स क्लियर होने चाहिए जिसको आप रिपीट नहीं करोगे। पूरे के पूरे ऐसे में आप सेम वर्ड को यूज कर सकते हो 3 और 4 टाइम्स, लेकिन एक पैराग्राफ में आप एक ही बार उसको यूज करेंगे। अगर और यूज करना पड़ रहा है इन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर देन यू हैव टू यूज इट्स सिनोनिम्स। क्लियर? देन इज फ्यू स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग्स बहुत मैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू योर राइटिंग। क्लियर है? इसीलिए मैं बोलती हूँ कुछ भी लिखने के बाद अपना क्या कीजिए, प्रूफ रीड कीजिए, चीजों को क्रॉस चेक कीजिए उसको। बिकॉज कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में जब फ्लो हैंड में हम लिखते हैं, रनिंग हैंड में हम लिखते हैं तो वैसे ही गलतियां हो जाती हैं, है ना। हो सकता है मैंने IES लिखना था, मैंने ऐसे लिख दिया, आई ये थी लेकिन मैंने ई के ऊपर ऐसे बना दिया। क्लियर है? तो आपकी हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग्स लेक्सिकल रिसोर्स पे बहुत काम आएंगे। क्लियर? 7 बैंड की रिक्वायरमेंट के लिए आपका 1 या 2 स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा होंगे देन ऑब्वियसली मार्क्स डिडक्शन होगा। 6.5 6 फिर उस पे आ जाएंगे आप लोग। क्लियर? सो यू हैव टू मेक श्योर आप सफिशिएंट रेंज ऑफ वोकैबुलरी यू आर यूजिंग एंड देयर शुड बी नो स्पेलिंग एरर्स और फ्यू स्पेलिंग एरर्स। क्लियर? ओके, नाउ लास्ट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब ये तो हम सभी को पता है, अगर कुछ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, है ना। टेंसेस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उनका करेक्ट यूज करना है आपको। नाउ फर्स्ट इज वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यस, जो आपके सेंटेंसेस हैं वो सिंपल नहीं होने चाहिए, यू हैव टू यूज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं फॉर 7, एंड अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा है राइटिंग में देन यू हैव टू यूज कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड, यूसेज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस, जिस पे मैं बनाऊंगी सेपरेट वीडियो सो दैट वो कंसेप्ट आपको बहुत प्रिसाइजली मैं समझा सकूं। फाइन, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपल सेंटेंस बनाया वी ईट टू लिव, है ना। अब हमें टू को रिप्लेस करना है, हम इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वी ईट सो दैट वी कैन लिव। अभी मतलब तो सेम है ना दोनों का, बजाय कि मैं सिंपल बनाऊं मैंने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स। सिंपल अगर आप लिख के आएंगे वहां पे 6 6.5 आपके आ जाएंगे, लेकिन 7 आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो फॉर GT स्टूडेंट्स इट्स मस्ट यू ought to use complex structure instead of simple structures. Fine. Next, he is too weak to carry the box. बहुत वीक है, बॉक्स को कैरी नहीं कर सकता। टू को he is so weak that he cannot carry the box. तो मैंने टू को so and that का यूज किया, यहाँ पे so that का इकट्ठे यूज किया। इसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। so that हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड, I'll definitely explain to you guys, but in my upcoming video, in a separate video. Clear? Okay. Then is sentences grammatically correct. Your sentences should be grammatically correct. उनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। Clear है? ग्रामर का तो आपको टेंसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, फर्स्ट आपने लाइन प्रेजेंट में लिख दी, सेकंड को आप पास्ट में ले गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको क्लियर होने चाहिए चीजें। ये नहीं ING आपने उठा के वैसे ही लगा दिया, है ना। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में इस पंक्चुएशन, पंक्चुएशन भी मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है,
सेंटेंस कंप्लीट हुआ, एंड में फुल स्टॉप आपने लगाया, कंडक्टर कोई भी लगाया, सपोज मैंने फर्दर मोर यूज किया, इसके बाद कॉमा अगर मैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं इसको इन बिटवीन यूज कर रही हूँ, या मैंने फॉर एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट मैंने यूज किया है ना, टू एग्जाम्पलीफाई यूज किया, स्टार्टिंग में यूज कर रही हूँ तो बाद में कॉमा, लेकिन अगर यही मैंने सेंटेंस के बीच में यूज किया तो आगे भी कॉमा पीछे भी, एंड टी शुड बी स्मॉल, है ना। तो इन चीजों का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड पंक्चुएशन, सेमी कॉलन, कॉलन का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कॉमर्स का मुझे अच्छे से ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स, इन चीजों का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट जो भी वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, इन चीजों का मुझे अच्छे से ध्यान रखना है। इट कम्स इन योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। क्लियर? सो आई होप आपको 4 जो मार्किंग क्राइटेरिया के 4 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इज टास्क रिस्पॉन्स, सेकंड इज कोहेरेंस एंड कोहेजन, थर्ड इज लेक्सिकल रिसोर्स, एंड फोर्थ वन इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आई कैन बेट यू गाइज कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 99% स्टूडेंट्स को ये चीज़ें क्लियर ही नहीं होती, और वो ऐसे ही एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं, एंड इवन वो एग्जाम भी दे आते हैं, और जब रिजल्ट आता है दे हैव टू रिपेंट। क्यों? बिकॉज जो डिजायर्ड बैंड स्कोर था वो तो नहीं आया भाई। 7 था, 6.5 आ गए, 6 आ गए, 6 थी रिक्वायरमेंट, 5.5 पे ही मैं रह गया। क्यों? बिकॉज ये चीज़ें मुझे क्लियर ही नहीं है, बिकॉज कि किस बेसिस के ऊपर मेरी जो ऐसे है जो मैं वहां पे लिख के आया हूँ, वो किस बेसिस के ऊपर जज होगा, मार्क होगा। क्लियर है? सो आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू गाइस। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू डेमो। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डेमो, फ्री डेमो प्रोवाइड करूंगी ये चीजें क्लियर करने के लिए, इंडिविजुअल अटेंशन के साथ इंडिविजुअल क्लासेस में प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज आई डू प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। ठीक है? तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी है, या इंडिविजुअल कोचिंग लेनी है, या फिर अपनी वीकनेसेस, अपने वीकर एरियाज डिस्कस करने हैं, देन यू आर फ्री, feel free to contact me. Fine? So I hope the concepts are clear to you guys. So for more updates, stay tuned to my channel. Thank you.